तो आज हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो आपका चैप्टर है ये क्लास 9th की एनसीईआरटी हिस्ट्री का पहला चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 1 है। तो इसी को कुछ पार्ट्स में कंप्लीट करने वाले हैं। तो इन पार्ट्स ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जो क्लास 10th की एनसीईआरटी है उसका पहला चैप्टर जो है वो भी कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही मैच करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मतलब सब देख लेते हैं कि दो फ्रेंच रेवोल्यूशन का मतलब क्या है। रेवोल्यूशन हो गया कोई रिवॉल्यूशन होना, कोई क्रांति होना, रेवोल्यूशन का मतलब वो हो गया। फ्रेंच मतलब फ्रांस, फ्रांस के अंदर कोई ऐसा रेवोल्यूशन हुआ उसके बारे में हम इस पूरे चैप्टर में उसी के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो फ्रांस है ये कहाँ पे लाई करता है। दोस्तों जो फ्रांस है ये एक यूरोपियन कंट्री है, यूरोप के अंदर लाई करती है कंट्री। अगर मैं रफली आपको एक आइडिया बता दूं यहाँ पे मैपिंग के जरिए कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैं अफ्रीका रेडी कर रहा हूँ रफली रफली, तो इस तरीके से अफ्रीका रेडी हो जाएगा और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से यूरोप शुरू होगा, ये इटली बना दिया हमने छोटा सा पार्ट, और यहाँ से क्या होगा इस तरीके में। तो फ्रांस ये कंट्री आती है हमारे पास फ्रांस। इसके जो बॉर्डर है वो यहाँ पे स्पेन से भी टच करते हैं और यहाँ से जर्मनी के साथ भी टच करते हैं। तो ये कहीं ना रफली एक आइडिया हो चुका है आपको कि फ्रांस कहाँ पे आता है, यूरोपियन कंट्री आती है। तो आप भी अपनी बुक ओपन कर लिए, कोई भी चीज़ है जो इंपॉर्टेंट लगती है उसको मार्क करते जाइए। यहाँ पे एक बात शुरू होती है 14 जनवरी 1789 में, यहाँ से आपकी जो कहानी वो शुरू की जा रही है। 14 जुलाई 1789 की डेट थी, जो पेरिस सिटी थी। पेरिस की सिटी का मतलब क्या हुआ, ये कैपिटल है फ्रांस की, कैपिटल ऑफ फ्रांस। ये काफ़ी ज़्यादा एक अलार्मिंग स्टेट पे चली गई थी। अलार्मिंग स्टेट मतलब कि काफ़ी ज़्यादा र्यूमर्स फैल रहे थे। अब वो र्यूमर्स क्या थे वो देखते हैं। किंग जो था वहाँ का वो अपने ट्रूप्स को कमांड कर रहा है कि भाई सिटी में चले जाओ। र्यूमर्स ये स्प्रेड हो रहे थे कि जल्द ही जो ये आर्मी है ये ओपन फायर करने वाली है हम सिटीजन्स के ऊपर। जब लोगों को ये चीज़ बात पता चली कि जो जो किंग है उसने आर्मी को ये ऑर्डर दिया है कि वो ओपन फायर करेगी हम सिटीजन्स के ऊपर, तो जितने भी ये सिटीजन्स थे अराउंड 7,000 के करीब करीब मैन वुमेन सब लोग इकट्ठा हो चुके हैं टाउन हॉल के सामने और डिसाइड कर दिया कि क्या है पीपल मिलिटिया, हम लड़ेंगे अपने आप के लिए, हम खुद से लड़ेंगे। अपने आप को इन्होंने पीपल मिलिटिया का जो है वो नाम दे दिया। तो इन्होंने क्या कर दिया, ये जो आम जनता थी इन्होंने गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स काफ़ी ज़्यादा जो गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर्स है उसको क्या कर दिया, तोड़ दिया। और क्यों तोड़ा, क्योंकि ये आर्म्स को सर्च कर रहे हैं। आर्म्स इन द सेंस कि ये आर्मी को देख रही है आर्मी यहाँ पे है या नहीं है। फाइनली कुछ ग्रुप के जो पर्सन थे 100 पीपल्स का ग्रुप, 100 सेवरल हंड्रेड्स लोग, आम जनता, ये कहाँ पे चले गए, सिटी के ईस्टर्न पार्ट में चले गए। सिटी का अगर ये मान लो पेरिस सिटी है, पेरिस सिटी का ये ईस्टर्न पार्ट हो गया, ईस्टर्न पार्ट में चले गए। वहां पे एक बेसिकली क्या थी, प्रिजन थी जिसको बोलते हैं बेस्टाइल प्रिजन। तो ये लोग आम जनता वहां पे चलेगी बेस्टाइल प्रिजन में। यहाँ पे इनको लगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ होड़ करके सामान रखा होगा या फिर कोई ना कोई यहाँ पे हमारे पर्सन्स बहुत ज़्यादा होंगे यहाँ पे, हम ये बेस्टाइल चर्च को तोड़, बेस्टाइल प्रिजन को तोड़ देते हैं और वहां से हम अपने प्रिजन्स को बाहर निकाल लेते हैं। तो इसी बीच में क्या हुआ, इन द आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ द बेस्टाइल वाज किल्ड। और इसी लड़ाई झगड़े में क्या हुआ कि आम जनता बेस्टाइल जब प्रिजन पहुंच गई, वहां का जो बेस्टाइल का जो कमांडर था वो इस लड़ाई झगड़े में कमांडर मारा गया और जितने भी प्रिजन थे सबको रिलीज कर दिया गया। बट अनफॉर्चुनेटली सिर्फ और सिर्फ 7 प्रिजन थे उसमें। बट लोगों को लगा कि वहां पे बहुत ज्यादा प्रिजन होंगे, बट ऐसा नहीं था, ओनली एंड ओनली 7 प्रिजन वहां पे थे। फिर भी जो बेस्टाइल चर्च थी फिर भी लोग इसको हेट करते थे। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं ये किंग की डिस्पोटिक पावर को दर्शाता है, किंग की पावर का सिंबलाइज करता है। तो लोग जो थे वो बेस्टाइल चर्च को भी हेट कर रहे थे, बेस्टाइल प्रिजन को भी हेट कर रहे थे बड़ा ज्यादा। तो ये जो फोर्ट्रेस थी, फोर्ट्रेस मतलब ये जो प्रिजन बनाई गई थी इसके बाहर का जो स्ट्रक्चर था पूरा उसको सबने तोड़ दिया गया। वहां से कोई भी जो फ्रेगमेंट्स निकल रहे, कोई सामान निकल रहा है बीच में से, आम जनता उसको मार्केट में जाके बेच रही है और वहां से क्या कर रही है, अपना पैसा कहीं ना कहीं से अर्न कर रही है वहां से। तो ये कंडीशन कहाँ की चल रही है, फ्रांस के अंदर जो पेरिस सिटी है वहां की कंडीशन चल रही है। अभी तक आपको ये समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी है फ्रांस के अंदर। अभी फ्रांस के अंदर जो कंडीशन है ये खराब कैसे हुई है उसके बारे में थोड़ा और स्टडी से हम देख लेते हैं कि क्या चल रहा था यहाँ पे। हम देखते हैं आगे वाला पार्ट, यहाँ पे देखते हैं। कहते हैं इसी तरीके से जो कुछ अगले दिन आए यहाँ पे, द डे आफ्टर डिस्ट्रक्शन वाले, तो इन्होंने देखा कि पेरिस सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा राइटिंग हो रही है। राइटिंग मतलब दंगे फसाद हो रहे हैं, दंगे फसाद बहुत चल रहे हैं कहाँ पे, फ्रांस के अंदर। और कंट्री साइड में भी चल रहे हैं, मतलब कंट्री साइड मतलब सिटी के आसपास वाले इलाके।
बहुत से लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके वहाँ पे प्राइसेस बढ़ चुके हैं ब्रेड के, मतलब रोटी के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, खाने वाने के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं, लोग इतना परेशान क्यों हो चुके हैं, लोगों ने बेस्टाइल चर्च को, बेस्टाइल प्रिजन को क्यों तोड़ दिया। अभी ये चीज़ें क्लियर होंगी अभी आने वाले कुछ पार्ट में। कुछ देर में हमने देखा कि हिस्टोरियन इस चीज़ को बोलते हैं, भाई देखो ये एक इवेंट जो एक ये नए नए इवेंट्स की चेन क्रिएट हो रही है, और अल्टीमेटली ये कहाँ पे चली जाएगी, ये एग्जीक्यूशन कर देगी किंग इन फ्रांस का। और ये भी हमने पढ़ना है कि कैसे किंग का जो एग्जीक्यूट किया जाएगा, उसको मारा जाएगा। तो इस तरीके से हम ये देखने वाले हैं कि कैसे, हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन, ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, और वही आपको समझना है यहाँ पे। अब इस मैप को देख सकते हो, यहाँ पे एक फोटो बनाया गया हुआ है। इस फोटो में ये दिखाया गया हुआ है कि कैसे ये जो बेस्टाइल चर्च, आप देख सकते हो ये बेस्टाइल चर्च बनाई गई है। यहाँ पे ये चर्च का स्ट्रक्चर बनाया गया कुछ इस तरीके में, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने ज्यादा लोग यहाँ पे खड़े हैं, गन्स से लेके आर्म्स लेके सब लोग खड़े हैं यहाँ पे, और कहीं ना कहीं ये बेस्टाइल पे क्या कर रहे हैं, अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे धुआं धुआं दिख रहा है आपको, फॉग दिख रही है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे फोटो में ये दिखाया गया हुआ है कि बेस्टाइल प्रिजन पे जब अटैक कर दिया, उसके बाद की कंडीशन ये दिखाई है कि जो प्रिजन थी वो इतनी बुरी तरीके से डिमोलिश कर दी गई थी, तोड़ दी गई थी। तो इतना पार्ट आपको क्लियर हो चुका होगा कि बेस्टाइल में क्या कहानी चल रही थी। इसी के आगे जो टॉपिक है आपका वो आता है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। अब इसके बारे में थोड़ा देख लो, इसका मतलब क्या है। कहता है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, फ्रांस की सोसाइटी, बट कब की, लेट 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी का मतलब क्या हुआ, 1700 से लेके 1800 एडी का टाइम। तो बोलता है लेट 18th सेंचुरी, लेट 18th सेंचुरी का मतलब क्या हुआ, 1750s के बाद का समय। अब वहां के लोग, सोसाइटी कैसी थी, वहां के लोग क्या परेशान थे, वो सब इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। इसको ध्यान से समझना। अब यहाँ पे थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड स्टार्ट हो जाती है। 1774 में लुईस 16 करके एक किंग था जो कि बॉर्बन फैमिली से बिलोंग करता था। इसको बोल दिया कि भी आप किंग बन जाओगे, कहाँ के, फ्रांस के किंग बना दिया इनको। 1774 में लुईस 16 जो कि बॉर्बन डायनेस्टी का जो किंग हुआ करता था, इसको क्या बता दिया कि भाई आप फ्रांस के राजा बन गए। तो ये सिर्फ और सिर्फ 20 साल का था जब इसकी शादी हो गई थी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस हुआ करती थी, मैरी एंटोनीट। ऑस्ट्रिया कंट्री है, ये कंट्री है, वहां की जो क्वीन हुआ करती थी मैरी एंटोनीट, उसके साथ इसकी क्या होगी, मैरिज अलायंस होगी, मैरिज होगी थी। कहते जैसे ये राजा बना, नया राजा बना, जैसे ये राजा बना, इसने देखा कि इसकी ट्रेजरी में तो कुछ भी नहीं है, इसके जो राजकोष होता है जहाँ पे पैसा रखा जाता है या फिर जो भी रिसोर्स रखा जाता है, उसमें तो कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है कुछ भी, क्योंकि फ्रांस की बहुत लंबे समय से आसपास के जो इलाकों में वहां पे लड़ाइयाँ चल रही हैं। तो इससे क्या हुआ, फ्रांस के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो भी खत्म हो गए। इसी के साथ साथ हमने ये देखा कि वहाँ के जो लोकल जो कोर्ट है या फिर जो पैलेस ऑफ वर्सलीज है, वर्सलीज जगह का नाम है, फ्रांस में आती है, वहाँ पे एक पैलेस बनाया हुआ है, उसको थोड़ा बहुत काम करने में, उसको थोड़ा रेगुलेट करने में पैसा खर्च हो रहा है। जब लुई 16 आया, लुई 16 ने क्या किया, आते ही फ्रांस ने हेल्प करना शुरू की किसकी, 13 अमेरिकन कॉलोनीज की। अब यहाँ पे छोटी सी एक स्टोरी समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है आपके लिए। अगर यहाँ पे मैं रफली एक आइडिया से मैं यह बनाता हूँ, ये अमेरिका बनाता हूँ, नॉर्थ अमेरिका, ये इस तरीके से नॉर्थ अमेरिका बन जाता है। यहाँ की जो ईस्टर्न पार्ट में जो स्टेट्स आज के टाइम पे दिखती हैं आपको, जैसे फ्लोरिडा हो गया, जैसे न्यू जर्सी हो गया, ऐसे बहुत सी कॉलोनीज है यहाँ पे, अप्रोक्सीमेट 13 कॉलोनीज है यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन रूल करता है, यहाँ पे ब्रिटिशर्स रूल किया करते थे उस समय, जबकि ये फ्रांस की बात चल रही है। तो लुई 16 ने क्या कर रहा है, लुई 16 जाके इनकी हेल्प कर रहा है, क्यों, क्योंकि जो फ्रांस है उसका भी एनिमी ब्रिटेन है और इन 13 स्टेट्स का भी एनिमी ब्रिटेन है। तो सेम एनिमी हो गया, किसी पर्सन का एनिमी, ये वाला एनिमी उसका एनिमी है, ये पर्सन इसका एनिमी है, तो ये आपस में फ्रेंड बन जाएंगे इसके लड़ने के लिए। तो वही चीज यहाँ पे जो फ्रांस है लुई 16 कर रहा है यहाँ पे, वो किसकी हेल्प कर रहा है, 13 अमेरिकन स्टेट्स की हेल्प कर रहा है, ताकि वो इंडिपेंडेंट हो जाए। उनका जो कॉमन एनिमी है जो है ब्रिटेन। तो जब ये लड़ाई कर रहा है, इसके पास खुद के पास तो रिसोर्स नहीं है। अभी हमने देखा कि फ्रांस के रिसोर्स खत्म हो चुके हैं। इसने क्या किया, इसने बहुत बड़े बड़े जो मनी लेंडर्स होते हैं वहां से लोन के तौर पे इसने करना शुरू कर दिया धीरे धीरे।
तो कुछ ही देर में हमने ये देखा कि इस लड़ाई की वजह से इसने जो उनकी हेल्प की, इससे लुई 16 के ऊपर मतलब फ्रांस के ऊपर बिलियन लिवरीज का जो डेप्ट है वो यहाँ पे हो चुका था। लिवरीज यहाँ पे क्या है, लिवरीज यहाँ पे करेंसी है फ्रांस की। तो बिलियन लिवरीज का यहाँ पे जो है वो फ्रांस के ऊपर डेप्ट हो चुका है, जो कि ऑलरेडी ऑलरेडी 2 बिलियन से ज़्यादा हो चुका है। अब वहाँ के जो लैंडर्स हैं, जो मनी लैंड करते हैं, मनी जो देते हैं, उन्होंने भी 10% का इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया लोन के ऊपर। तो इससे क्या हुआ, फ्रांस की गवर्नमेंट थोड़ी अब परेशान होगी, भी देखो टैक्स भी हमारे पे हो रहा है, आम जनता भी परेशान है। तो फ्रांस की गवर्नमेंट ने क्या करना शुरू कर दिया, इसने परसेंटेज ऑफ टैक्स देखो इसने बढ़ाना शुरू कर दिया अपने रेगुलर एक्सपेंसेस को करने के लिए। जैसे अपनी आर्मी को मेंटेन करना है, कोर्ट को मेंटेन करना है, गवर्नमेंट ऑफिस को चलाना है, यूनिवर्सिटीज़ को चलाना है, इसने धीरे धीरे अपने लोगों से क्या करना शुरू कर दिया, टैक्स इंक्रीज करना शुरू कर दिया। और जब ये होगा तो आम जनता जो कंडीशन होगी वो तो बहुत बेकार हो जाएगी, आम जनता परेशान हो जाएगी, कॉमन पीपल। फिर भी इसने कुछ ऐसे मेजर वुड नॉट हैव सफीड कि कोई भी इन मेजर से भी फ्रांस की कोई हालत जो ठीक है नहीं हुई। जो फ्रांस की सोसाइटी थी खासकर 18 सेंचुरी में, अब वो धीरे धीरे डिवाइड हो रही थी किसमें, 3 एस्टेट्स में। ओनली मेंबर ऑफ द थर्ड एस्टेट हैड पे टैक्सेस। तो क्या हुआ, धीरे धीरे जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो 3 एस्टेट्स में डिवाइड हो रही थी। क्यों, क्योंकि टैक्सेस के बेसिस पे, और ओनली एंड ओनली जो थर्ड एस्टेट थी वही टैक्स पे कर रही थी। अभी थर्ड एस्टेट क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी में यहाँ पे दिया है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये लिखा है फर्स्ट एस्टेट, ये है सेकंड एस्टेट और ये है थर्ड एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट में कौन यहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट एस्टेट में यहाँ पे कलर्गी ग्रुप आ रहा है, सेकंड एस्टेट में नोबिलिटी ग्रुप आ रहा है, और थर्ड एस्टेट में बड़े बड़े बिजनेसमैन, मर्चेंट, ये सब लॉयर्स, पीजेंट और आर्टिशंस आ रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट स्मॉल पीजेंट और लैंडलेस लेबर्स भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, जो पुअर पॉपुलेशन है, वो तो थर्ड एस्टेट में आ रही है। नोबिलिटी मतलब किंग के रिलेटिव्स होंगे कोई, क्लर्की मतलब कोई चर्च के रिलेटेड होंगे, चर्च में जो ग्रुप होता है, चर्च में जो काम करता है उसको क्लर्की ग्रुप बोलते थे। तो देखो स्मॉल पीजेंट के पास अपनी ज़मीनें तो नहीं होंगी, ये किसी की ज़मीन पे काम कर रहा होगा। अब जब राजा टैक्स बढ़ा रहा है तो ये टैक्स कहाँ से पे करेगा, टैक्स तो पे नहीं कर पाएगा। तो हम ये भी देखने वाले हैं कि फ्रांस के अंदर सबसे जो खराब कंडीशन थी, सबसे जो र्यूड बिहेवियर किया जा रहा है, वो थर्ड एस्टेट के साथ किया जा रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। और तो यहाँ पे हमने ये भी देखा कि जो ये सोसाइटी थी फ्रांस की, यहाँ पे फ्यूडल सिस्टम बहुत सालों से चलता आ रहा है। अब फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, अब यहाँ पे देखिएगा, फ्यूडल सिस्टम होता है कि एक किंग है, किंग क्या कर रहा है, अगर ये किंग है, किंग के संभालने के लिए, किंग का जो वह काम है उसको थोड़ा सा आसान करने के लिए इसके वेसल्स होंगे। मतलब जैसे हमारे यहाँ पे पीएम होता है और स्टेट को संभालने के लिए सीएम होता है, बट स्टेट को और संभालने के लिए एमएलएस भी होते हैं। उसी तरीके से वेसल को संभालने के लिए फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे जिनके लिए काम करेंगे। इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं फ्यूडल सिस्टम, कि जहाँ पे ये लास्ट में आके हमें दिखेगा कि यहाँ पे लेबर भी काम करती है, लेबर। और जो लेबर होती है ये बॉन्डेड लेबर होती है, मतलब कि लेबर से काम करवा दिया जाएगा बट उसके बदले उसको पैसा नहीं दिया जाएगा। ऐसा भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि फ्रांस के अंदर ये सब चल रहा है। तो यही लिखा हुआ है कि 1789 से पहले की जो सोसाइटी होती थी, 1789 से पहले का जो समय था उसको ओल्ड रेजिम बोलते हैं, कि ओल्ड पुराना समय, ओल्ड रेजिम। बट 1789 के बाद के समय को हम बोलते हैं न्यू रेजिम। जैसे ये फिगर मैंने आपको 2 यहाँ पे समझा दी है कि यहाँ पे दिखाया हुआ है कि जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो कैसे ऑर्गेनाइज हुई थी। 3 ग्रुप्स में, 3 एस्टेट्स में ऑर्गेनाइज हुई थी। पहला क्लर्की, दूसरा नोबिलिटी और थर्ड वाला कॉमन पीपल। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो पीजेंट थे बेसिकली फ्रांस के अंदर, अबाउट 90% जो पॉपुलेशन थी फ्रांस की वो तो पीजेंट हुआ करती थी। अगर 90% पॉपुलेशन पीजेंट है तो वो तो थर्ड एस्टेट में जाएगी। However, only small number of them own their own land cultivated। और जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि इसमें से कुछ ही के पास क्या अपनी अपनी ज़मीनें हैं, पीजेंट है, बिग बिग मर्चेंट्स हैं। मैक्सिमम के पास क्या है, कुछ भी ज़मीनें नहीं है, अपने स्मॉल पीजेंट है। वही चीज़ यहाँ पे दिखाई हुई है। अबाउट 60% यहाँ के जो लैंड है वो किसने ओन करी हुई है, नोबल्स ने, बड़े बड़े राजा महाराजों ने, या फिर चर्च ने, या फिर और कोई भी रिचर जो पर्सन है थर्ड एस्टेट के, थर्ड एस्टेट में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है। फ्रांस की अप्रॉक्सीमेट 60% लैंड इनके पास पड़ी हुई है।
अगर हम बात करते हैं जो पहले दो मेंबर्स हैं, दैट इज क्लर्की एंड द नोबिलिटी, इनको कुछ प्रिविलेजेस भी हैं, इनको कुछ छूट भी दी जा रही है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो इनको एग्जम्पशन दी जा रही है वो ये दी जा रही है, आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना स्टेट को। अब ये जो लोग टैक्स पे ही नहीं कर रहे, यहाँ पर जो नोबल है उसको कुछ फ्यूडल प्रिविलेजेस भी दी जा रही है कि अगर आप किसी को मर्डर भी करते हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चीज़ें क्रिएट करते हो, आपको कुछ ज़्यादा सजा नहीं दी जाएगी। ऐसी कंडीशन भी यहाँ पे चल रही है। जैसे उसको फ्यूडल ड्यूज जो होते हैं वो नहीं पे करने पड़ेंगे, वो टैक्स भी पे कर टैक्स ले सकता है पीजेंट से अपनी मर्जी का। तो पीजेंट जो होंगे उनका भी कुछ काम यहाँ पे दिखाया। पीजेंट का क्या काम है? पीजेंट का ये काम है, उनको कोई ना कोई सर्विस देनी पड़ेगी अपने लॉर्ड को, किंग को। जैसे उसके घर पे कोई काम कर दिया, उसके खेत में काम कर दिया, या फिर बिल्डिंगें बना दी, रोड्स बना दिए, आर्मी में काम कर दिया। इस तरीके से जो पीजेंट है उसके भी बारे में यहाँ पे दिखाया हुआ, पीजेंट किस चीज को करने में मना नहीं कर सकता। पीजेंट ये सब काम करने से मना नहीं कर सकता राजा को। तो ये पार्ट भी क्लियर हो गया। आगे वाले पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि जो चर्च है वो भी कुछ अपना शेयर इकट्ठा कर रही है, चर्च भी लोगों से टैक्स पे कर रही है, और जो चर्च लोगों से टैक्स पे करती है उसको बोलते हैं टीथिस बोलते हैं। और ये टैक्स कहाँ से ले रही है? वही पीजेंट थर्ड एस्टेट के पर्सन, उनसे टैक्स ले रही है चर्च भी। और फाइनली थर्ड एस्टेट के जो लोग हैं उनको टैक्स पे करना पड़ रहा है स्टेट को। और टैक्स जो स्टेट है वो भी बहुत से टाइप के टैक्स ले रही है। उसमें से एक होता है डायरेक्ट टैक्स, जिसको बोलते हैं टैलीज, टैलीज बोलते हैं। जो चर्च लेती है उसको टीथीज, और जो स्टेट डायरेक्ट टैक्स ले रही है उसको क्या बोलते हैं? टैलीज बोलते हैं। इसी तरीके से और बहुत ज़्यादा टैक्स लिया करते थे इनसे। जैसे इनको एवरीडे कंजप्शन, साल्ट खाएंगे, टोबैको खाएंगे, तो उसके ऊपर से इनसे टैक्स ले लिया जाएगा। इस तरीके से जो थर्ड एस्टेट के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा बर्डन आ चुका है उनके ऊपर टैक्सेस का। तो थर्ड एस्टेट के लोग बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, उनकी कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी है। तो यहाँ पे इसका मतलब भी लिखा हुआ है, देखो लीवरी मैंने बताया, लीवर क्या होता है? करेंसी होती है फ्रांस की। कैलर्गी क्या होता है? वो पर्सन्स जो चर्च में कुछ काम करने में इंटरेस्ट, चर्च में कुछ काम करते हैं। टीथी क्या होता है? एक टैक्स जो चर्च पे करती है। और टैलीज क्या होता है? जो टैक्स पे किया जाता है डायरेक्टली टू द स्टेट, जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसको टैलीज बोलते हैं। ये पार्ट देख लिया। आगे वाले पार्ट में देखते हैं, यहाँ पे छोटा सा पार्ट में द स्ट्रगल टू सर्वाइव। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? परेशानी फ्रांस में ये हो रही है कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत राइज कर रही है। अब जब पॉपुलेशन राइज करती है तो रिसोर्स भी खत्म होंगे। अब उसी के बारे में यहाँ पे दिखाया गया हुआ है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। द स्ट्रगल टू सर्वाइव कहते हैं जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियन से 28 मिलियन हो चुकी है। कब से लेके कब तक? 1715 से लेके 1789 के बीच बीच इतनी पॉपुलेशन जो फ्रांस की वो राइज कर चुकी है। अप्रोक्सीमेट 5 मिलियन पॉपुलेशन राइज कर चुकी है। जब इतनी पॉपुलेशन राइज कर रही है तो डिमांड भी तो बढ़ेगी फूड ग्रेन्स की, उनको खाना भी तो खाना है। और जो फूड ग्रेन की जो प्रोडक्शन है वो तो उतनी ही हो रही है। अगर एक खेत है यहाँ पे 100 केजी जो राइस उगाई जा रही है, और वो 100 पीपल को 100 केजी जो राइस है वो 100 पीपल को फुलफिल कर रही है नीड्स को। बट अब यहाँ पे 100 केजी को 500 पीपल को फुलफिल करवाना है, तो ये तो पॉसिबल बहुत मुश्किल हो पाएगा। बट जो प्रोडक्शन हो रही है इस खेत के ऊपर वो तो नॉर्मल 100 केजी ही हो रही है, बट पॉपुलेशन जो है वो राइज करती जा रही है। इससे क्या हुआ? इससे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जो प्राइसेस थे ब्रेड के वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? रोज कर रहे हैं रैपिडली। प्राइसेस बहुत जल्दी से बढ़ चुके हैं यहाँ पे। बहुत से ऐसे वर्कर हैं जो लेबर का काम करते हैं वर्कशॉप में, उनकी पे तो नहीं बढ़ी, उनकी वेजेस तो फिक्स है। अगर उसको 50 रुपये मिल रहे हैं पर मंथ, और भी उसको 50 रुपीज़ मिल रहे हैं पर मंथ। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रही है पीजेंट के लिए, ये अपने उन वेजेस, जो इनकी वेजेस वो फिक्स है, बट प्राइसेस बढ़ रहे हैं चीज़ों के, थिंग्स के, खासकर खाने के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ये उस चीज़ को फुलफिल नहीं कर पा रहे, इनकी जो वेजेस है वो तो उतनी है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? एक पुअर और रिच का बेसिकली जो गैप था वो वाइड हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। इससे क्या हुआ? थिंग्स और भी जब खराब हो जाती हैं तो क्या कंडीशन क्या हुई थी? एक बारी फ्रांस के अंदर ड्रॉट आ गया था, हेल ड्रॉट आया था। बेसिकली क्या हुआ था? ओले गिर गए थे, उससे भी क्रॉप पूरी खराब हो गई थी। इससे क्या हुआ? सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गया था। अब ये क्या होता है देखते हैं। और यही हम ये कब की बात पढ़ रहे हैं? ये हम ओल्ड रेजिम की बात पढ़ रहे हैं। ओल्ड रेजिम मतलब 1789 के पहले के समय की बात पढ़ रहे हैं। ये कंडीशन चल रही थी फ्रांस के अंदर। सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन होती है जब बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड, कोई भी बेसिक चीजें होती हैं वो सारी इंडेंजर्ड हो जाती हैं। नहीं पता कि खाना शाम को मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर ऐसी कंडीशनें कहीं भी हो जाती हैं उस चीज को, उस कंडीशन को बोलते हैं भाई देखो क्या हो चुका है? सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ चुका है। जैसे कि एक फोटो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या फोटो दिखाया हुआ है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फोटो है। यहाँ पे ये जो फोटो दिखाई है एक पीजेंट की फोटो दिखाई है, ये एक बेसिकली नोबिलिटी की फोटो दिखाई है। नोबिलिटी
आप देख रहे हो इस नोबिलिटी के जो घर में यहाँ पे क्या है, स्पाइडर जो है वो स्पाइडर ने अपना वेब बनाया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे आप देखते हो इसने कुछ हाथ में कुछ पकड़ा भी हुआ है, इस हाथ में फ्रूट्स पकड़े हुए हैं और यहाँ पे ग्रेन्स भी रखा हुआ है। तो और इसने यहाँ पे क्या रखा हुआ है, ये डॉग टाइप बनाया हुआ कुछ पकड़ा हुआ है इसने। कंडीशन यहाँ पे ये दिखा हुआ है कि जो नोबल है ये इतना बेसिकली क्या हो चुका है, आलसी हो चुका है, इतना ज़्यादा बिल्कुल बेकार हो चुका है कि ये घर में इसकी सफाई के लिए भी कोई नहीं आ रहा, मतलब घर पे भी सफाई नहीं हो रही इसके घर पे, इसको सिर्फ बैठ के खाने की आदत हो चुकी है। और जो पीजेंट है, पीजेंट अपने खेत में कुछ भी ग्रो कर रहा है, वो कोई भी चीज़ हो, वो चाहे कोई ग्रेन हो, फ्रूट्स हो, मनी हो, सैलेड हो, वो कहीं ना कहीं आके यहाँ पे किंग को क्या कर रहा है, वो दे रहा है किंग को। तो ये कंडीशन यहाँ पे दिखाई हुई है। तो आई होप इतनी स्टोरी आपको समझ आई होगी कि फ्रांस के अंदर कंडीशन क्या चल रही है, फ्रांस के अंदर जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया वो कैसे आया, फ्रांस के अंदर जो पैसा था वो क्यों खत्म हो गया, फ्रांस के अंदर जो लोग परेशान क्यों हो चुके हैं क्योंकि लोगों पे टैक्स बढ़ा दिया हुआ है, फ्रांस के अंदर पैसा था बट वो कहाँ चला गया, लुई 16 ने अमेरिका में उड़ा दिया, और आम जनता की कंडीशन क्या हो चुकी है, और इसी वजह से क्या हुआ, सब्सिडेंस क्राइसिस कैसे आया, ये भी हमने देख लिया। आगे यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे छोटा सा बेसिकली एक डायग्राम के तौर पे यहाँ पे बताया हुआ है आपको, क्या बोला हुआ है कि बैड हार्वेस्ट जब होता है तो क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, द पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड, अब जो गरीब है वो ब्रेड नहीं ले पाएगा, इससे क्या कंडीशन हो जाएंगी, इससे क्या होगा, डिजीज एपिडेमिक क्रिएट हो जाएगा। अगर मैं आपको एक रफली यहाँ पे एक आइडिया के तौर पर यहाँ पे बताने की कोशिश करूँ कि ये देखो क्या होता है, जब कभी भी क्या होता है, बैड हार्वेस्ट होता है, कभी भी किसी भी देश में कोई भी जगह पे बैड हार्वेस्ट होता है। जब बैड हार्वेस्ट होगा, क्या आम जनता, ये जो पीजेंट ग्रुप है उसके पास पैसा आएगा, नो मनी, वो उसको सेल भी नहीं कर पाएगा मार्केट में, नो मनी बिकॉज नो सेल इन द मार्केट, मार्केट में जो वो जब बेचने जाएगा उसके पास होगा ही नहीं कुछ भी बेचने के लिए, तो मार्केट में क्या ही बेचेगा, इसके पास पैसा नहीं होगा। जब पैसा नहीं होगा, क्या इसकी बेसिक जो नीड्स होंगी, बेसिक नीड्स फुलफिल हो पाएंगे, बिल्कुल भी बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं हो पाएंगी। और जब बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो पाएंगी, अल्टीमेटली ये क्या जाएगा, ये हंगर की तरफ चला जाएगा, हंगर की तरफ जाएगा, ये पॉवर्टी की तरफ आ जाएगा, और जब पॉवर्टी की तरफ आएगा, पैसा नहीं होगा तो खेत में कुछ काम भी नहीं कर पाएगा। इस तरीके से एक साइकिल क्रिएट हो जाता है कि जहाँ पे ये देखा जाता है कि बैड हार्वेस्ट से क्या क्या कंडीशनें खराब हो जाती हैं, बट वहाँ के किंग को कोई परवाह ही नहीं है। तो आने वाले लेक्चर्स में हम ये पढ़ने वाले हैं कि कैसे मिडिल क्लास जो थी वो धीरे धीरे क्रिएट हो रही है, और कैसे जो किंग को जो फर्स्ट क्लर्की, सेकंड एस्टेट हुआ करते नोबिलिटी, उनके जो प्रिविलेजेस दिया करते थे वो प्रिविलेजेस कैसे खत्म होंगे। इसके बाद हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि जो रेवोल्यूशन था, फ्रांस की जो रेवोल्यूशन था कैसे स्टार्ट होता है, क्यों हुआ ये सब कुछ, तो वो भी देख लेंगे इसमें हमने ये भी देखना है कि कैसे फ्रांस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आ गई, ये भी पढ़ना है हमने इसके अंदर। इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि कैसे यहाँ पे कुछ सिंबल्स यूज किए गए थे फ्रांस के लोगों के द्वारा कि लड़ाई के तौर पे हम कैसे दिखाएंगे किसी को, ये सिंबल्स यूज किए जा रहे हैं, ये भी हम देखेंगे इसमें। इसके अलावा हम देखेंगे फ्रांस के अंदर जो मोनार्की थी उसको कैसे अबॉलिश कर दिया गया और फ्रांस कैसे रिपब्लिक हो गया, ये भी हमने देखना है इस टॉपिक में आने वाले लेक्चर्स में। और आते आते हम लास्ट में ये भी चीज़ देखने वाले रेन ऑफ टेरर, कि एक डर का माहौल कैसे क्रिएट हो गया। इसमें हम रॉबर्सपाई की कहानी देखेंगे सारा कुछ, और क्या वुमेन ने पार्टिसिपेट किया इस रेवोल्यूशन में, वुमेन की क्या कंडीशन थी, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है इस चैप्टर का। और लास्ट में आते आते हम देखेंगे कि कैसे स्लेवरी का इन्होंने खत्म कर दिया। तो इस तरीके से आपके जो चैप्टर है वो खत्म हो गए, लास्ट के कुछ क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। तो आने वाले कुछ लेक्चर्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इसको अगर आपको कुछ डाउट क्रिएट होते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, उसको क्लियर कर दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी जब वीडियो आएगी तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देख पाओ। सो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।